हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। और इस पार्ट के अंदर ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में होगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा मेजर फोकस रहेगा आज के टॉपिक का। ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ आप बीएसटी क्लास 11 के नाम से एक और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी चेक कर सकते हो। उसके अंदर हमने बीएसटी के चैप्टर करवा रखे। चैप्टर 1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, चैप्टर 2 में ऑलरेडी 2 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ और थर्ड वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, काफी ईजी वे में और अच्छे से समझाया हुआ है, तो इट विल हेल्प। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन शॉर्ट IND-AS। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो, इसके बारे में हम लोग ना पार्ट 1 के अंदर भी थोड़ा सा बताया था मैंने कि ये जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है इसका क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। क्योंकि ये थोड़ा सा इंडियन AS जो है ये कौन से मार्केट के लिए होगा, इंडियन मार्केट के लिए होगा। और ये किस मार्केट के लिए है, इंटरनेशनल के लिए है। तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी अलग है ना, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। क्लियर। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, यानी काफी ज्यादा डिटेल्ड है, काफी बड़ा एरिया कवर करता है। इसके अंदर सारे टॉपिक, चाहे वो रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इक्विटी हो, सब कुछ कवर किया जाता है। ठीक है। दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है, दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आइटम्स, जितने भी आइटम्स होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे एज पर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल रिक्वायर होगा। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने 11 की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 8 हमारे क्या है, ठीक है, जरूरी है। क्लियर। चाहे उसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट आए, चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आए, चाहे हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट आए, चाहे कैश कॉन्सेप्ट आए, चाहे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ कन्वेंशन थे, सब पढ़े थे। तो जो भी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया है आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, दैट इट लेज एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो ये तो हम पिछले 3 पार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए ही इसीलिए गए थे ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि सब लोगों को प्रिंसिपल के अंदर ही काम करना है, सबको इस स्टैंडर्ड पे ही काम करना है। तो जब इसी स्टैंडर्ड पे काम करना है तो सबको नॉलेज है, तो आपके अकाउंट्स क्या होंगे, फेयर होंगे, ट्रू होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। और उस ट्रांसपेरेंसी के बाद अकाउंटेबिलिटी भी होगी, यानी कि जो आपने बात लिखी हुई है उसकी वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है। क्लियर। आज की डेट में आप ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हो क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है। क्लियर। वरना नॉन ब्रांडेड चीजें भी खरीद सकते हो। क्यों खरीदते हो ब्रांडेड, क्योंकि स्टैंडर्ड है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी को बनाता है ना। कि भैया जैसे कंपनियां जो वारंटी देती है, वारंटी क्यों देती है, ऐसे सब कंपनी वारंटी क्यों देती है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है कि भैया हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, और अगर होता है हमारे स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहा है तो हम उसकी गारंटी लेते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या कहता है कि भैया हमारे स्टैंडर्ड को जो फॉलो करके बनाएगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रू एंड फेयर वैल्यू बताएगा, और साथ ही साथ अकाउंटेबल भी है, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो कोई भी चीज बनाई जाती है तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई जाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव इंडियन स्टैंडर्ड के भी जो है वो IFRS से कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, लगभग लगभग सेम ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि है तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन ना। जैसे कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था, IFRS भी यही बात कहता है, भाई यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स रिगार्डिंग द पॉलिसी अडॉप्टेड, ये भी IFRS के अंदर है। जो भी यूजर्स है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉय क्यों ना हो, अगर वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज कर रहा है तो उसे बताया जाए कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये उसमें उसका ऑब्जेक्टिव है। देन
टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तो पहला ही ऐसा रूल है जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया ही इसी वजह से गया था, ताकि हम डाइवर्स इफेक्ट को खत्म कर दे। पार्ट 1 के अंदर भी हमने ये बात की है, पार्ट 2 के अंदर भी ये बात की है कि भैया क्या है, ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक ही आइटम को लोग अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, तो ऐसा डाइवर्स इफेक्ट ना हो, इस वजह से ही हम लोग क्या लेके आते हैं, स्टैंडर्ड लेकर के आते हैं। देन देखो ये वाला पॉइंट भी कि इसमें कंसिस्टेंसी होगी तभी कंपेयर हो सकती है कोई चीज, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी मतलब कि एक बार जो रूल ले लिया, ईयर बाय ईयर वही रूल चलेगा, रूल बार बार चेंज नहीं करोगे। एक बार अगर कर लिया तो तभी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही चेंज हुआ कंपेयर तो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए कंपेरेबिलिटी भी तभी आएगी जब सेम कंसिस्टेंट होगा। और अगर कोई चीज कंसिस्टेंट है, एक ही चीज चल रही है, तो उसके काम करने का तरीका हमें पता है, तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट ये देखो, टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सेम बात है ना, इसको मैं अकाउंटेबिलिटी बोल दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? अकाउंटेबिलिटी बोल देते हो, क्रेडिबिलिटी बोल देते हो, कि इसके आप रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट है, आप रिलायबल हो, आप उसमें भरोसा कर सकते हो, आप उसे अकाउंटेबल ले सकते हो कि हाँ भाई इसकी विश्वास किया जा सकता है। यही है इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ उस पर भरोसा किया जा सके। करेक्ट? अब देखो ऐसा तो नहीं है कि इसके मेरिट और डीमेरिट नहीं होंगे, पहले तो मेरिट की बात कर लेते हैं, डीमेरिट छोड़ भी देंगे तो कोई नहीं, पहले मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए तो आईएफआरएस है ही अपने पास, तो ये किस लिए होगा, ये इंडियन के लिए ही होगा ना, नाम में इंडियन है तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से चाहिए। क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भैया सबको पता है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, कौन से स्टैंडर्ड यूज करने हैं, जब सब कुछ पता है आपको तो गाइडलाइंस क्लियर हुई ना। ये नॉर्म्स होते हैं, वैसे भी ये क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 के अंदर। देन इसकी वजह से क्या होगी, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रॉड नहीं हो पाएगा और मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे अकाउंट्स। सेम आईएफआरएस के अंदर भी हमने ये बातें पढ़ी हुई है, कोई अनोखी बात नहीं पढ़ी हुई है। क्लियर? आईएफआरएस के अंदर भी हमने ये बातें पढ़ी हुई। देन जो लास्ट पॉइंट हमारे पढ़ते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक ही होता है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आईएएस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड INDAS की क्या हमारी एप्लीकेबिलिटी है, कैसे ये बनता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कैसे किए जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। पहला प्रोसीजर ये है कि अगर आपको इंडियन एएस यानी कि INDAS को यूज करना है, पहली बात तो ये सेम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करेगा। प्रोसीजर टू इशू इंडियन एएस इज द सेम एज बीइंग फॉलोड बाय द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारी जो आईएफआरएस जिस तरीके से निकलती है, सेम उसी तरीके से इंडियन एएस भी निकलती है। जो हम पहले प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। हमने कहा ओके ठीक है, ये तो बता दिया आपने कि पहले वाला कर दे, पर पहले वाले का प्रोसीजर क्या था बताता हूं ना। पहला, इट इज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई, क्योंकि इंडिया में इसी का मेन काम है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालेगा। तो आईसीएआई क्या करती है, एक अप्रूव करती है कि अच्छा ठीक है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्रूव किया जा सकता है। आईसीआई ने कर दिया, अब ये भेजा जाएगा NACAS यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईसीएआई ने कर दिया, अब NACS के पास जाएगा। NACS ने भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ लिया, उन्हें समझ में आया कि हाँ ये एप्लीकेबल हो सकता है, सब कुछ सही है। तो जब उनके पास भेज दिया गया, उसके बाद विच रिकमेंडेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी NACS जो है अब इसे कहा भेजेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, गवर्नमेंट के पास चला गया। पहले आईसीएआई, देन नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे इशू कर देगी, आफ्टर देयर अप्रूवल दीज आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफिसर के पास या एक लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड नोटिफिकेशन फॉर 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब तक इतने ज्यादा किए गए हैं। डन। अब ये समझ आ गया कि चलो ठीक है गैजेट में आ गया, उसके बाद इन्होंने 41 बता भी दिए, लेकिन अभी भी हम बात करें एप्लीकेबल ये किस पे था, तो हम क्या बात करें, ऑल्दो अनलिस्टेड कंपनी विद नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद नेट वर्थ ऑफ 200 करोड़ वोंट बी रिक्वायर्ड टू अडेप्ट इंडियन एएस।
तो कोई भी ऐसी जो अनलिस्टेड कंपनी है, अब अनलिस्टेड कंपनी के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर वो कंपनी जिसकी 500 करोड़ से नेटवर्थ कम है, 500 करोड़ तक है, या कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका 200 करोड़ का भी नहीं है, वो इंडियन एएस से बचे हुए, बाकी जो भी इसके ऊपर है वो सब इंडियन एएस को फॉलो करेंगे। क्लियर? और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। इतना ही था इस चैप्टर में। आप लोग एक काम करना, मैं बहुत अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन एएस, वैसे तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको एज अ डिफरेंस के टेबल की फॉर्म में आप याद कर लेना। आपको कोई सी भी बुक हो, TS ग्रेवाल आप यूज कर रहे हो, आप चाहे DK गोयल यूज कर रहे हो, या कोई और कर रहे हो, या NCERT यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर ये दिया हुआ है। और नहीं दे रखा तो आप डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन एएस डाल करके इंटरनेट में सर्च करो, आपको टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा, वो आप याद कर लेना, क्योंकि इट्स 3 नंबर तक का क्वेश्चन आराम से बनेगा यहाँ से। और काफी ज्यादा स्कूलों में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, क्योंकि बच्चे इसे छोड़ देते हैं, तो ये काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो आप इसकी रिपीटेशन पे ध्यान देकर के ये पढ़ लेना। ये एक आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, इसे याद कर देना। समझा तो मैंने दिया है, बट एक टेबल की फॉर्म में याद करना वो है, वो आप याद कर देना। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो क्यों नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस अच्छी है तो शेयर करो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो शेयर करो। एंड एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस वीडियो अच्छी लग रही है। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ कमी है तो भी कमेंट करके मुझे बताओ कि नहीं सर ये चीज़ सुधार दो, नहीं ये चीज़ आप बता दो, ये चीज़ सुधार दो, मैं सुधार दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये स्पेसिफिक पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया तो भी आप मुझे बताओ, तभी तो कर पाऊंगा। ओके, सो जल्दी अगले चैप्टर के साथ आते हैं। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।